फिर से कमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़ चुके हैं। लगभग 42 रुपए कीमत में इजाफा हुआ है। कमर्शियल सिलेंडर की कीमत अब 3113.50 रुपए हो गए हैं। वहीं एफटीएल सिलेंडर की कीमत में भी 11 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। घरेलू सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है। 14 किलो वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमत 913 रुपए ही रहेगी। ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव से आम लोगों पर महंगाई का दबाव लगातार बढ़ रहा है। अब एक बार फिर से महंगाई का झटका लग गया है। फिर से कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए गए हैं। तेल कंपनी ने 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में भारी बढ़ोतरी की है। नई दरों के अनुसार दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडर 42 रुपए महंगा हुआ है और इसका कुल जो कीमत अब होगी वो 3113 हो गई, जिससे होटल, रेस्टोरेंट और ढाबा और अन्य व्यावसायिक उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बोझ बढ़ सकता है। हालांकि घरेलू इस्तेमाल के सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया। तो देखिए, महंगाई का एक और झटका आम आदमी को लग चुका है। जाहिर तौर पर ये कमर्शियल सिलेंडर के दाम में इजाफा भले ही हुआ हो, लेकिन इसका असर आम जनता पर भी होगा। अगर आप बाहर से कोई भी खाना मंगवाते हैं, रेस्टोरेंट जाते हैं, ढाबे पर खाना खाते हैं, तो कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ रहे इजाफे की वजह से आपके बिल में भी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। और देखिए, जब से ईरान और अमेरिका के बीच जंग शुरू हुई, तभी से देश को महंगाई के मोर्चे पर मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 3 महीनों से जारी ईरान अमेरिका जंग के बीच 3 बार कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में बढ़ोतरी हुई है। महंगाई का आलम तो ये हो गया है कि पिछले 3 महीने में कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 89% तक बढ़ चुकी है। चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि किस किस महीने कितने दाम बढ़े हैं। तो देखिए, कब कब कितनी बढ़ोतरी हुई है वो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। मार्च 2026 से अगर हम शुरुआत करें तो 114.5 रुपए की बढ़ोतरी सबसे पहले की गई। फिर अगले महीने यानी कि अप्रैल में 2026 195.50 रुपए कीमत में इजाफा किया गया और एक ही बार में 993 रुपए की बढ़ोतरी जून 2026 में की गई और आज एक बार फिर से 42 रुपए बढ़ा दिया गया है। अब दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 3113.50 रुपए हो गई है। तो आप देख रहे हैं कि ये ग्राफ कैसा बढ़ता हुआ आपको नजर आया। शुरुआत में 100-125 रुपए के आसपास कीमत में इजाफा होता है और उसके बाद ये कीमत लगातार बढ़ती जाती है। तारीख बदली, महीने बदले और कीमतों में इजाफा लगातार बढ़ता रहा सिलसिलेवार ढंग से। मार्च, मई, जून, अप्रैल हर महीने कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में इजाफा हुआ है। और देखिए, कमर्शियल सिलेंडर ही नहीं बल्कि एफटीएल यानी कि 5 किलो वाले सिलेंडर की कीमत में भी 11 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। ये लगातार तीसरा महीना है जब छोटे वाले सिलेंडर के दाम बढ़ चुके हैं और इससे पहले मई 2026 में 261 रुपए, अप्रैल 2026 में 51 रुपए की भारी बढ़ोतरी देखी गई थी। तो आप देखिए किस प्रकार से ये इजाफा लगातार देखने को मिल रहा है। राहत की बात यह है कि घरेलू उपभोक्ता जो कि भारत में कई हैं, करोड़ों हैं, जो एलपीजी गैस सिलेंडर का इस्तेमाल कर रहे हैं, वहां पर बढ़ोतरी नहीं हुई है, लेकिन बाकी कमर्शियल और छोटे 5 किलो के सिलेंडर के दाम में इजाफा लगातार जारी है। बढ़ते हैं आगे। देखिए, बिहार में भी महंगाई का झटका लोगों को लगातार लग रहा है और आज से निजी बसों का सफर महंगा हो चुका है। डीजल की बढ़ती कीमतों की वजह से बिहार मोटर ट्रांसपोर्ट फेडरेशन ने बस किराए में 10 से 15% तक वृद्धि करने का फैसला लिया। नया किराया आज से लागू हो गया है और इसका असर राज्य भर में चलने वाली निजी बस सेवाओं पर पड़ेगा। मालवाहक वाहनों के किराए में भी बढ़ोतरी हो गई है। परिवहन संगठनों का कहना है कि बढ़ता परिचालन और इसकी वजह से जो परेशानी परिचालकों को हो रही है, बस के परिचालन करने वाले निजी चालकों को हो रही है, इस परेशानी को कम करने के लिए ऐसा किया गया है, कीमतों में इजाफा किया गया है। आज से बस किरायों में 5 से 15% की बढ़ोतरी की जाएगी, क्योंकि पिछले दिनों में जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी हुई है, उसके बाद बैठक हुई और बैठक के बाद निर्णय लिया गया है कि बस किरायों के दामों में भी बढ़ोतरी की जाएगी। यानी आज से जो नया दर है वो लागू होगा। बिहार में सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने वाले यात्रियों को आज से अधिक किराया देना होगा। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने अपने बस सेवाओं के किराए में वृद्धि करने का निर्णय लिया है। नई दरें 1 जून से यानी आज से लागू होंगी। किराया वृद्धि का असर राज्य के विभिन्न जिलों के विभिन्न संचालित
साधारण एक्सप्रेस और वातानुकूलित बस सेवाओं पर पड़ेगा। यानी जितनी भी बसें अगर पटना से अलग अलग जिलों के लिए खुलती हैं, उस पर भी जो नया दर है वो प्रभावी रहेगा। डीजल की बढ़ती कीमत, वाहनों के रखरखाव पर बढ़ रहे खर्च के मद्देनजर ये जो संशोधन है वो आवश्यक हो गया था और उसके मद्देनजर जो दाम में बढ़ोतरी है वो की गई है। विभिन्न श्रेणियों की बसों के किरायों में 5 से 15% तक बढ़ोतरी की गई है। हालांकि अलग अलग रूट और बसों की श्रेणी के अनुसार बढ़ी हुई दरों में अंतर रहेगा। निगम ने सभी बस अड्डे टिकट काउंटरों की सूची उपलब्ध कराने की बात कही है। अभी तक सिटी बसों के संशोधित किराया सूची जारी नहीं की गई है, लेकिन मुजफ्फरपुर का जो किराया है अब 129 रुपए किया गया है। दरभंगा 213, औरंगाबाद 229 और सिवान 213। यानी जो नया दर है वो अब आज से लागू होगा और धीरे धीरे जितने भी जो बस चालक थे या फिर ऑटो, ई रिक्शा, तमाम की जो डिमांड थी, ई रिक्शा तो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, लेकिन जो भी डीजल से चलते हैं उनकी ये डिमांड थी कि दाम बढ़ रहे हैं, ऐसे में उनका किराया भी बढ़ना चाहिए। और ऐसे में बैठक हुई और बैठक के बाद फैसला किया गया है कि पटना से जो अन्य जिलों में जो बसें खुलती हैं, आती और जाती हैं, उनके किराए में बढ़ोतरी की जा रही है और आज से जो नया वृद्धि दर है वो लागू भी हो गया है। कैमरामैन अजय दुबे के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। खबर गोपालगंज से है, जहां सबैया एयरपोर्ट की जमीन से शराब बरामद हुई है। जब जमीन की खुदाई शुरू की गई तो पुलिस के होश ही उड़ गए। क्या हुआ है इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। एयरपोर्ट की जमीन पर तस्करों की नजर, जमीन के अंदर शराब छिपाई। तस्करों की हिम्मत तो देखिए, तस्करों को पुलिस का खौफ भी नहीं। खुदी जमीन, निकली शराब, और शराब निकली भी तो किसी आम जगह से नहीं, बल्कि एयरपोर्ट की जमीन के अंदर से। हैरानी वाली बात यह है कि एयरपोर्ट अभी पूरी तरह बना भी नहीं है। अब इसे एयरपोर्ट बनने की मंजूरी मिली है और निर्माण के लिए टेंडर पास हुआ है। ऐसे में प्रशासनिक तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। प्रशासन की टीम लगातार पहुंच रही है। कभी अतिक्रमण हटाकर जमीन खाली कराई जा रही है, तो कभी एयरपोर्ट के ढांचे की चर्चा हो रही है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि तस्कर की इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि वो शराब लेकर यहां तक पहुंच गए और उसे जमीन के अंदर छिपा भी दिया। एयरपोर्ट की जमीन में भट्टी और 1000 लीटर जावा शराब छिपाई गई थी, जिसे पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बरामद कर लिया है। मीरगंज थाना क्षेत्र के सबैया स्थित बंद एयरपोर्ट परिसर में कार्रवाई की गई। हालांकि तस्करों की पहचान अभी नहीं हो सकी है। आपको बता दें, हथुआ का ऐतिहासिक सबैया हवाई अड्डा फिर से शुरू होने वाला है। इसकी दिशा में तेजी से काम शुरू हो गया है। कुछ महीने पहले ही एएआई की टीम दिल्ली पहुंची थी और हवाई अड्डे का निरीक्षण भी किया था। निरीक्षण के दौरान टीम ने हवाई पट्टी की लंबाई, जमीन की वर्तमान स्थिति और पुराने ढांचे को ध्यान से देखा। साथ ही स्थानीय प्रशासन के अधिकारियों के साथ मिलकर आगे की योजनाओं पर भी चर्चा की गई। इस हवाई अड्डे को दोबारा शुरू करने की मांग काफी समय से की जा रही थी, लेकिन अब शराब तस्करों की करतूत ने हर किसी को हैरान कर दिया है। गोपालगंज से न्यूज़ 18 के लिए गोविंद कुमार की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के खोड़ा में सूर्या हत्याकांड में पुलिस जांच के दौरान एक बड़ा खुलासा होने का दावा किया गया। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपी फरहान ने पूछताछ में बताया कि विवाद के दौरान मुख्य आरोपी असलम को चाकू दिया गया था और उसके पिता नवाब ने कथित तौर पर उसे सूर्या पर हमला करने के लिए उकसाया है। इसके बाद सूर्या के पेट में चाकू से वार हुआ। गंभीर रूप से घायल सूर्या को आरोपी मृत समझकर मौके से फरार हो गया। फिलहाल इस मामले में मुख्य आरोपी असद पुलिस की जवाबी कार्रवाई में ढेर किया जा चुका है। साथ ही 3 आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। मुझे मोदी योगी से यही दरख्वास्त है, मुझे खून के बदले खून चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। फरार आरोपी असद को अल सुबह मुठभेड़ के बाद ढेर कर दिया है। दोस्ती की आड़ में दगा देने वाले का अंत।
गाजियाबाद के वसुंधरा में असद का एनकाउंटर। जहां किया मर्डर वहीं पुलिस के हाथों मारा गया असद। सूर्या के गुनहगार के एनकाउंटर की पूरी कहानी। 28 मई को खोड़ा की गलियों में शुरू हुई एक दुश्मनी ने पूरे गाजियाबाद को झकझोर दिया। दिन दहाड़े 17 साल के सूर्या चौहान पर चाकू से हमला किया गया। गंभीर रूप से घायल सूर्या को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मौत की खबर फैलते ही इलाके में गुस्सा फूट पड़ा। परिवार ने आरोप लगाया कि जिस लड़के को उनका बेटा दोस्त मानता था, उसी ने उसे मौत के घाट उतार दिया। सड़कों पर प्रदर्शन शुरू हो गए। लोगों ने आरोपियों की गिरफ्तारी और कड़ी कार्रवाई की मांग उठाई। पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज किया और कई आरोपियों को हिरासत में लिया, लेकिन मुख्य आरोपी असद फरार था। उसके खिलाफ 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया। इसी के साथ शुरू हुई एक ऐसी तलाश जिसने अगले कुछ घंटों में गाजियाबाद की सबसे बड़ी पुलिस कार्रवाई का रूप ले लिया और आखिरकार गाजियाबाद के ही वसुंधरा इलाके में असद को मुठभेड़ के दौरान ढेर कर दिया गया। मुख्य आरोपी असद है, वो अपने दोस्तों के पास कुछ पैसे लेने के लिए आ रहा है क्योंकि उसे यहाँ से बाहर भागना था। जैसे ही इसकी सूचना पुलिस को मिलती है, पुलिस ने बैरिकेड की, मेन रोड पे बैरिकेड की, लेकिन जैसे ही पुलिस ने उसको रुकने का इशारा किया, उसने अब बाइक जंगल की तरफ दौड़ा दी। पुलिस ने भी उसका पीछा किया। इसी दौरान उसके द्वारा पुलिस पर फायरिंग की गई। तकरीबन 7 राउंड फायरिंग उसकी तरफ से की गई थी। जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने भी फायरिंग की, जिसमें कि असद को गोली लगी। वही असद के द्वारा चलाई गोली से एक सिपाही भी घायल हुआ। दोनों को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत भी घोषित कर दिया। फिलहाल मैं तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा। ये मेरे पीछे मौके पे वही तस्वीरें हैं जहां एनकाउंटर हुआ था, और यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा ये जंगल का इलाका है जहां इस तरह का ये एनकाउंटर पुलिस के द्वारा किया गया है। बताया जा रहा है कि असद लगातार ठिकाने बदल रहा था और पुलिस की गिरफ्त से बचने की कोशिश कर रहा था। इसी बीच पुलिस को सूचना मिली कि वो अपने एक साथी से मिलने और कुछ पैसे लेने के लिए खोड़ा इलाके में आने वाला है। इनपुट मिलते ही खोड़ा और इंदिरापुरम पुलिस ने जॉइंट ऑपरेशन शुरू कर दिया। पूरे इलाके में बैरियर लगाकर चेकिंग की गई और संदिग्ध वाहनों पर नजर रखी जाने लगी। देर रात वसुंधरा इलाके में एक बाइक पर असद अपने साथी के साथ आता दिखाई दिया। पुलिस टीम ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन आरोप है कि उसने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद जवाबी कार्रवाई हुई। कुछ मिनटों तक चले इस घटनाक्रम में असद को गोली लगी, जबकि उसका एक साथी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। असद अपने एक साथी के साथ बाइक से आता हुआ दिखाई देता है तो पुलिस टीम उसे रोकने का प्रयास करती है और उसे चेतावनी देती है, लेकिन उसने पुलिस टीम पर फायरिंग की। प्रतिरक्षा में प्रत्युत्तर में पुलिस टीम के द्वारा जवाबी फायरिंग की जाती है, जिसमें असद को गोली लगती है। तत्काल असद को इलाज के लिए नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। इस पूरे एक्सचेंज ऑफ फायर में हमारे एक कांस्टेबल भी घायल होता है, जिसको नज़दीकी हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। इस पूरे प्रक्रम में इसका एक जो दूसरा साथी था वो भागने में कामयाब होता है और जो यहाँ पर असद की बाइक है उसको बरामद किया गया है पुलिस के द्वारा, और जो पिस्टल का यूज़ किया है उसने उसको भी पुलिस के द्वारा बरामद किया गया है। ये कहानी उस वक्त शुरू हुई जब बकरीद के दिन असद सूर्या को अपने साथ ये कहकर ले गया कि चलो बकरे की कुर्बानी दिखाते हैं। परिवार का आरोप है कि सूर्या को इस बात का अंदाजा नहीं था कि जिस शख्स पर वो भरोसा कर रहा है वही उसकी जिंदगी का दुश्मन बन जाएगा। दोनों घर से साथ निकले, लेकिन कुछ ही देर बाद खोड़ा इलाके में विवाद की खबर सामने आई। आरोप है कि कहासुनी के बाद सूर्या पर चाकू से हमला किया गया। गंभीर हालत में उसे अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन सूर्या जिंदगी की जंग हार गया। हमें खुशी है जो जैसे उन लोगों ने हमारे बच्चे को ढेर किया है धोखे से बुला के, और पुलिस ने हमारा सहयोग दिया। पुलिस के लिए हम धन्यवाद है। पर मुझे एक उसकी फोटो दिखा दें। दोस्ती में विश्वासघात की इस कहानी का पुलिस ने अपने तरीके से अंत कर दिया है। पुलिस का संदेश साफ है, गंभीर अपराध करने वाले और कानून से भागने की कोशिश करने वाले
आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। लेकिन इस पूरे मामले ने कई सवाल भी छोड़ दिए हैं। एक दोस्त दूसरे दोस्त का दुश्मन कैसे बन गया? एक मामूली विवाद इतनी बड़ी वारदात तक कैसे पहुंच गया? और आखिर क्यों एक 17 साल के लड़के की जिंदगी बीच रास्ते में ही खत्म हो गई? फिलहाल परिवार इसे इंसाफ की दिशा में पहला कदम मान रहा है। मुख्य आरोपी असद ढेर हो चुका है, लेकिन सूर्या की मौत का दर्द उसके परिवार के साथ हमेशा रहेगा। गाजियाबाद के लोगों के लिए भी ये मामला सिर्फ एक हत्या का नहीं, बल्कि भरोसे के टूटने और दोस्ती के नाम पर हुए सबसे बड़े विश्वासघात की कहानी बन चुका है। और देखिए, मध्य प्रदेश के ट्विशा मामले में सीबीआई की जांच काफी तेज हो गई है। सीबीआई को 34 मिनट का एक नया वीडियो मिला है। सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है। 13 मई को घर का ताला खुलने के बाद का वीडियो मिला है। क्राइम सीन सील करने तक का वीडियो जब्त किया गया है। पुलिस ने क्राइम सीन सील करने की वीडियोग्राफी की थी। वीडियो के आधार पर क्राइम सीन स्टडी कर रही है सीबीआई। प्रेगनेंसी टर्मिनेशन की परिस्थितियों को भी जांचेगी सीबीआई ट्विशा के डॉक्टर्स से भी पूछताछ करेंगी और अब तक की जांच में समर्थ की फरारी को लेकर भी खुलासे हो चुके हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मध्य प्रदेश के ट्विशा मामले में सीबीआई की जांच हुई तेज। सीबीआई को 34 मिनट का एक नया वीडियो मिल गया है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है और इसी के आधार पर अब जांच की दिशा और दशा तय की जाएगी। आगे की कार्रवाई लगातार जारी है। ट्विशा शर्मा संदिग्ध मौत मामले में सीबीआई ने अपनी जांच तेज कर दी है। लगातार समर्थ और गिरिबाला सिंह से पूछताछ तो हो ही रही है। इसके साथ ही सीबीआई की टीम आज गिरिबाला सिंह के घर पर पहुंच के क्राइम सीन को रिक्रिएट भी करने का काम करेगी। जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है, आज एक डमी पुतला ट्विशा का लेकर जो सीबीआई की टीम है वो गिरिबाला के घर पहुंच सकती है। उसे ठीक उसी जगह पर ले जाया जाएगा जहां पर संदिग्ध हालात में ट्विशा की मौत हुई थी और पूरे सीन को रिक्रिएट करने का काम किया जाएगा। तमाम तथ्यों को फिर से एकत्रित करने की जो कोशिश है वो की जाएगी और सिलसिलेवार तरीके से पूछताछ होगी ताकि एक बिल्कुल सही रिपोर्ट जो है या सही आकलन जो है वो इस पूरे मामले को लेकर किया जा सके कि आखिर किन परिस्थितियों में ट्विशा की जो मौत है वो हुई थी। आप देख सकते हैं कि सीबीआई के मूवमेंट को मद्देनजर यहाँ पर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स जो है वो तैनात कर दिया गया है। बैरिकेडिंग्स जो है वो लगा दी गई हैं और अब से कुछ ही देर में यहाँ पर सीबीआई की टीम जो है वो पहुंच सकती है और इस पूरे सीन को रिक्रिएट करने का जो काम है वो यहाँ पर किया जा सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट मोहसिन खान के साथ न्यूज़ 18 के लिए भोपाल से वासु चौरे। और देखिए, आईएसआई और डी कंपनी मॉड्यूल पर यह बड़ा खुलासा हुआ है। भारत में जिहादी ब्रिगेड तैयार कर रहा था दाऊद का गुर्गा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुन्ना झिंगाड़ा वीडियो कॉल से भारत के युवाओं के संपर्क में था। अलग अलग राज्यों से अरेस्ट संदिग्धों से पूछताछ में खुलासे हो रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियों के हवाले से खबर आ रही है। गुर्गो ने झिंगाड़ा से 20 लाख रुपए की मांग की थी। आईएसआई के इशारे पर गुरदासपुर में गिराए हथियार और ग्रेनेड मॉड्यूल से जुड़े आरोपी हुफैजा की मुंबई में तलाश लगातार जारी है। गुर्गो ने भारत में तबाही मचाने के लिए 20 लाख रुपए मांगे थे। और कहते हैं कि प्यार की कोई सरहद नहीं होती, कोई दरो दीवार नहीं होती, लेकिन जब मोहब्बत नियंत्रण रेखा यानी एलओसी को पार कर दे तो मामला सिर्फ प्रेम कहानी नहीं बल्कि सुरक्षा एजेंसियों की जांच का विषय बन जाता है। जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर से एक बेहद दिलचस्प और संवेदनशील मामला सामने आया। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके के मुजफ्फराबाद का रहने वाला जिशान अहमद और मीर अपनी कथित प्रेमिका इरम बानू से मिलने के लिए एलओसी पार कर भारतीय सीमा में दाखिल हो गया है। बताया जा रहा है कि वो उरी के सिलिकोट इलाके तक पहुंच गया, जहां भारतीय सेना के जवानों ने उसे हिरासत में लिया। शुरुआती पूछताछ में जिशान ने दावा किया कि वो उरी के टिलाई गांव में रहने वाली अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए आया था और इसके बाद सुरक्षा एजेंसियों ने न सिर्फ युवक बल्कि संबंधित महिला से भी पूछताछ शुरू कर दी। जांच इस बात पर केंद्रित है कि युवक ने एलओसी कैसे पार किया और उसके पीछे कोई अन्य उद्देश्य तो नहीं, कोई और मतलब तो नहीं। गौरतलब हो कि भारत पाकिस्तान के बीच एलओसी दुनिया की सबसे संवेदनशील सैन्य सीमाओं में से एक गिनी जाती है। यहाँ बिना अनुमति परमिशन के सीमा पार करना गंभीर सुरक्षा का उल्लंघन माना जाता है और ऐसे में ये मामला प्रेम कहानी से कहीं ज्यादा सुरक्षा जांच का विषय बन गया है। अब सभी की नजर एजेंसी की जांच रिपोर्ट पर टिकी है जो इस अनूठी कहानी का पूरा सच सामने लेकर आएगी।
देखिए, अहमदाबाद में खेले गए आईपीएल 2026 के फाइनल मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को हराकर खिताब अपने नाम कर लिया है। बैक टू बैक दूसरी आईपीएल ट्रॉफी पर कब्जा जमाकर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम ने इतिहास रच डाला। फाइनल मैच में गुजरात की टीम को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार चैंपियन बने कप्तान रजत पाटीदार की टीम आईपीएल ट्रॉफी डिफेंड करने वाली तीसरी टीम बन गई है। खिताबी मुकाबले में आरसीबी के गेंदबाजों से पहले गुजरात को 155 रन पर रोक दिया और उसके बाद तेज मास्टर विराट कोहली लगातार अर्धशतकीय पारी के 10 दम पर उन्होंने 18वें ओवर में ही 161 रन बनाकर खिताब को अपने नाम कर लिया है। 3 तस्वीरें आपको जश्न की दिखा रहे हैं। बेंगलुरु में जश्न और आरसीबी दूसरी बार जो चैंपियन बनी है ट्रॉफी उठाते हुए की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं और किस प्रकार अहमदाबाद में ये जश्न मनाया गया है उसकी तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। तो आरसीबी की ये विराट जीत है, दूसरी दफा जीतकर ट्रॉफी उठाकर एक रिकॉर्ड कायम कर दिया है। ट्रॉफी डिफेंड करने वाली ये तीसरी टीम बनी है। आरसीबी ने लगातार दूसरी बार आईपीएल जीता है। देखिए, बिहार के लाल वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल 2026 में शानदार प्रदर्शन किया और पूरे सीजन की लाइमलाइट अपने नाम कर ली है। वैभव ने 776 रन बनाकर ऑरेंज कैप जीती, 72 छक्कों के साथ नया रिकॉर्ड बनाया। वैभव ने इलेक्ट्रिक सुपर स्ट्राइक ऑफ द सीजन, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन और मोस्ट वैल्यूएशन प्लेयर ऑफ द सीजन जैसे बड़े अवार्ड अपने नाम कर लिए हैं। शानदार स्ट्राइक रेट के लिए उन्हें कार भी पुरस्कार स्वरूप मिली है। कुल मिलाकर वैभव ने लगभग कई पुरस्कार हासिल किए और 35 लाख रुपए से भी ज्यादा की प्राइज मनी हासिल कर ली है। इसी के साथ वैभव सीजन के सबसे चर्चित खिलाड़ी बनकर उभरे हैं। वैभव सूर्यवंशी और ईशान किशन की सफलता से प्रेरित होकर बिहार के हजारों युवा आईपीएल में खेलने का सपना देख रहे हैं। इसी दिशा में पटना में बिहार इंस्टीट्यूट प्रीमियर लीग का आयोजन किया गया, जिसका ट्रायल शुरू हो चुका है। राज्य भर से बड़ी संख्या में खिलाड़ी सिलेक्शन प्रक्रिया में भाग लेने पहुंचे हैं। प्रतियोगिता अंडर 13 और अंडर 17 वर्ग में आयोजित की जाएगी, जिसमें 8 टीमों का गठन होगा। इस लीग का फाइनल मुकाबला 30 जून को पटना में ही खेला जाएगा। बिहार के उदयमान खिलाड़ियों के लिए, विशेष करके जो नन्हे मुन्ने खिलाड़ी हैं, वैसे खिलाड़ियों के लिए बिहार इंस्टीट्यूट प्रीमियर लीग, इसको शॉर्ट में हम बिहार आईपीएल बोल रहे हैं। आईपीएल इसलिए कि अभी अभी आईपीएल समाप्त हुआ है, कल उसका फाइनल था। बच्चों में एक रोमांच हो, उसको लगे कि मैं भी एक मिनी आईपीएल खेल रहा हूं, ऐसा हमारी भावना है बच्चों में उत्साह देने का। गली है, 2 एज ग्रुप में बांटा हुआ है। इधर अंडर 13 आप देख रहे हैं, इधर अंडर 17 देख रहे हैं। तो ये कोलैबोरेट करके दोनों टीम तैयार किया जाएगा और लगभग 8 टीम 8 टीम तैयार होगा। उसके बाद ये प्रतिस्पर्धा स्टार्ट होगा। उसके बाद हमको सिलेक्ट होना है किसी भी हालत में, करके पूरा ट्रायल के साथ आए हैं, पूरा मेहनत से किए हैं। इस ट्रायल में हमको सिलेक्ट होना ही होना है पूरे ही। टारगेट ये है कि हमको अपने देश के लिए खेलना है और देश का नाम रोशन करना और कुछ बड़ा करना। आज ट्रायल में सफलता मिल जाएगी। यस सर। और देखिए, म्यांमार में भीषण विस्फोट में 55 लोगों की मौत हो गई। गांव में बारूद गोदाम से धमाके में तबाही मचा दी। नामखाम टाउनशिप के कोंगटुप गांव में धमाका हुआ है। 55 लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि धमाके में 25 महिला और 30 पुरुषों की जान चली गई है। खबरों के अनुसार धमाके की तीव्रता इतनी अधिक थी कि 100 से ज्यादा घर क्षतिग्रस्त हो गए। और न्यूज